अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से, मज़े से, खैर व आफ़ियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छे से हूँ, खैर व आफ़ियत से हूँ। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इसी के आसपास सवाल पूछे जाते हैं या इसी तरह भी एग्ज़ाम्स में हमें ये क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलते हैं। तो बेसिक जो जनरल साइंस हमारे पास होती है 9th 10th 11th 12th की, उससे जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो वही क्वेश्चंस जो है आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ वाटर। ठीक है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है हमने निकालना है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले क्या होता है, इसको हम निकालते हैं कि हमारे पास एक स्केल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 14 तक जो वैल्यू होती है, ठीक है, इस स्केल के ऊपर हमारे पास जो है पीएच वैल्यू निकाली जाती है। अब इसमें जो 0 से लेकर 7 तक जो वैल्यूज होती है ना, 7 वैल्यू अगर किसी भी सब्सटेंस की आती है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक अगर किसी की वैल्यू आती है वो एसिडिक माना जाता है, और 7 से लेकर 14 तक अगर किसी की वैल्यू इस पे आती है तो वो बेसिक माना जाता है, मतलब बेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि पीएच ऑफ हाइड्रोजन कितना, वाटर का कितना है। ठीक है, वाटर का सिंबल हमारे पास H2O है, ये भी हमें पता होना चाहिए। वाटर का जो फार्मूला है तो वो वाटर है। तो पीएच ऑफ जो है वाटर का दैट इज 7। वाटर न्यूट्रल है, ठीक है, वाटर क्या है, न्यूट्रल। ये ना ही एसिड में आता है और ना ही ये बेस की कैटेगरी में आता है। तो वाटर जो है हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है, न्यूट्रल कैटेगरी में आता है। तो केमिकल फार्मूला जो है वाटर का दैट इज H2O। ठीक है, वाटर इज नाइदर एसिड नार बेस, वाटर न्यूट्रल है और इसकी कैटेगरी पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 है, इसलिए ये न्यूट्रल कैटेगरी में आता है। Which of the following gas is reduced in reduction process? ठीक है, आपने पढ़ा होगा हमारे पास दो किस्म की रिएक्शंस होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आपको किसी एक का पता है तो आप दूसरे का निकाल सकते। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो होता है जिसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन का और लूज होता है ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन लूज होता है। इसी का अपोजिट है हमारे पास रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होगा कि लूज होगा हाइड्रोजन और एडिशन होगा किसका, ऑक्सीजन का। तो यही हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें जो आंसर आ जाएगा दैट इज रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन लूज होता है। ठीक है, तो इन रिडक्शन प्रोसेस ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। और इस तरह से जो ऑक्सीडेशन हमारे पास है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। Which of the following compound is mainly used in hand sanitizer? हैंड सैनिटाइजर जो हमारे पास होता है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है? क्या उसमें एल्डिहाइड होता है, एसिटिक एसिड होता है, अल्कोहल होता है या कीटोन होता है? तो हमें पता है कि जो हम सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर्स। ये क्या करता है, जर्म्स जो हमारे हाथों में होते हैं, ठीक है, तो उनको किल कर लेता है, या किसी भी जगह हमारी जो बॉडी पे जर्म्स आते हैं तो उनको जो है ये सैनिटाइजर किल कर लेगा। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमें पता है हर्ट्ज। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। डायप्टर भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, हर्ट्ज भी नहीं है, मीटर भी नहीं है। अब अगर हम यहाँ से निकालें ना, डायप्टर जो है किसका यूनिट है, पावर का। किसका यूनिट है, पावर। ठीक है, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। मीटर जो है किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। किसका है, डिस्टेंस। तो हर्ट्ज जो है हमारा इट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए जो इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है
हमारे पास टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है पर सेकंड, और ये इक्वल टू होता है हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, अगर हमारे पास एग्जाम में हर्ट्ज भी आए और पर सेकंड भी आए और तीसरा ऑप्शन हो बोथ, हम ऑप्शन करेक्ट करेंगे बोथ, क्योंकि हर्ट्ज भी पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, बट ये ऐसा यूनिट है हमारे पास। ठीक है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन हमारे पास हर्ट्ज का जो इक्वलिटी है वो पर सेकंड के बराबर होती है। दिस इज द ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो कंप्लीट नाम है। ठीक है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू व्हिच कलर, मतलब एसिड जो है क्या करता है, ब्लू एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर से क्या करते हैं, हाँ लिटमस पेपर हमारे पास एक इंडिकेटर है जिससे हम ये मालूम करते हैं कि हमारा कोई सबस्टेंस एसिड है या बेस है। तो जब हम एसिड में डालेंगे किसी चीज को, तो वो लिटमस पेपर का के ब्लू कलर को किस में कन्वर्ट करेगा, वो किस में करेगा, रेड में। ठीक है, वो करेगा उसको रेड में, और बेस जो है वो क्या करेगी, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगी ब्लू में। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है। तो ये रेड में कन्वर्ट करेगा, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है रेड लिटमस पेपर में, और जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करती है ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम 2-3 क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं। Which of the following enzymes is not present in the human stomach? हमारे स्टोमिक में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है? क्या पेप्सिन नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, म्यूकस नहीं होता है, या ट्रिप्सिन नहीं होता है? ठीक है, तो हमारे स्टोमिक के अंदर मेनली 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एक पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन सा एसिड जो है हमारे स्टोमिक में होता है, ह्यूमन स्टोमिक में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखना है, HCl, फार्मूला भी पता होना चाहिए। और म्यूकस भी होता है, पेप्सिन भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, म्यूकस भी होता है। ट्रिप्सिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। ट्रिप्सिन किस में होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर जो है ये होता है। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का जो बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में लार्ज इंटेस्टाइन भी डाल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी डालते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होगी, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट भी है हमारी बॉडी का। ठीक है, ट्रिप्सिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, म्यूकस, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे स्टोमिक के अंदर होते हैं। समझ आई? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड मौजूद होता है ह्यूमन माउथ में? हम ह्यूमन माउथ जो है उसमें कौन सा ग्लैंड मौजूद होता है? क्या एड्रिनल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, या गोनेड्स होते हैं? ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड, देखो सलाइवा थूक जो है, तो माउथ में थूक है, दैट मीन्स सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारे माउथ के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ, ये क्या करता है, सलाइवा को सेक्रेट करेगा। ठीक है, टू एक्सक्रीट फैट प्रेजेंट इन ह्यूमन फूड। ठीक है, उस ग्लैंड का नाम बताना है जो हमारी किडनी से ऊपर होता है, विच इज प्रेजेंट अबव आवर किडनी, हमारी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है उस ग्लैंड का नाम, क्या वो एड्रिनल ग्लैंड है, क्या वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या वो गोनेड्स है, या क्या वो तो सलाइवरी ग्लैंड जो है ये माउथ में होते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये हमारी किडनी के ऊपर होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव आवर किडनी, इसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ठीक है, इट कंट्रोल्स आवर ब्लड प्रेशर। ये इट आल्सो कंट्रोल्स चेंजेस, उन चेंजेस को कंट्रोल में लाता है जो हमारी बॉडी में आती हैं जब हमें गुस्सा होता है, या जब हमारा कभी खुश होते हैं, तो मतलब हमारी एंग्री मूड को, हमारे हैप्पी मूड को जो है उस टाइम की कंडीशंस को भी कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, दीज आर प्रेजेंट अबव द किडनी इन आवर बॉडी। ठीक है, तो हमें लोकेशन का भी पता चल गया, और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है, हमारे मूड को ठीक करता है, ये हमारे मूड में जो चेंजेस आती हैं उनको ये ठीक करता है। ठीक है,
व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर न्यूट्रल सिस्टम? जो न्यूट्रल सिस्टम होता है उसका बेसिक यूनिट क्या है? न्यूट्रल सिस्टम, न्यूट्रल है तो दैट मीन्स वो क्या है? न्यूट्रल इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रल इज न्यूट्रॉन। न्यूरॉन भी नहीं है, नेफ्रॉन भी नहीं है, न्यूक्लियन भी नहीं है, ठीक है। तो दैट द बेसिक यूनिट जो है दैट जो है वो दैट इज न्यूरॉन। वो क्या है? न्यूरॉन जो है ये न्यूट्रल सिस्टम होता है। इस न्यूरॉन का काम क्या है? ये ब्रेन को कनेक्ट करता है ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन को कनेक्ट करेगा ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ, इसकी नर्व्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका बेसिक यूनिट क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जिससे एक्सक्रीशन होती है दैट इज नेफ्रॉन। वो क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये नेफ्रॉन जो ये क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करेगा यूरिया से, ठीक है। और ये ह्यूमन आर्टरीज और वेन्स के साथ कनेक्टेड होता है। इट इज कनेक्टेड विद ह्यूमन आर्टरीज एंड वेन्स, क्योंकि हमारी बॉडी में जो 3 किस्म की ये ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, ठीक है। तो 3 किस्म की वेसल्स हमारी बॉडी में होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन होता है इनके साथ कनेक्टेड होता है। नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड की फिल्ट्रेशन करेगा थ्रू यूरिया के साथ, और जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन का काम करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है, उसका जो बेसिक यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। What is the unit of wavelength? wavelength जो होती है इसका यूनिट क्या है? तो wavelength का जो यूनिट है, क्या वो हर्ट्ज है? नहीं है। क्या डायोप्टर है? नहीं है। क्या फैराडे है या मीटर है? मीटर तो डिस्टेंस का यूनिट है, तो wavelength का यूनिट भी मीटर है, ठीक है। वेवलेंथ सबसे पहले होती क्या है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव्स, ठीक है। जो वेव्स हमारे पास चल बनती इस तरीके से, जो वेव्स बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये, ठीक है। अब ये और ये जो है, ठीक है, दो क्रस्ट, ये इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। इसके और इसके बीच का जो ऐसे जो डिस्टेंस है उसको तो हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, लेकिन क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम वेवलेंथ बोलेंगे। और डिस्टेंस जो है इसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में या नैनोमीटर्स में। इसलिए ऐसा यूनिट जो है वेवलेंथ का वो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है और नैनोमीटर भी हो सकता है। तो हमने इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन निकाले कि जो हमारी वेव्स बन रही है, दिस इज आवर वेव। अब ये जो वेव हमारे पास है तो इसमें क्या है कि ये दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ। द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ दैट इज नोन एज वेवलेंथ। तो दोनों का जो यूनिट है वो मीटर ही आएगा। हर्ट्ज हमने फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, डायोप्टर हमारे पास पावर का यूनिट है, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट जो हमने पढ़ा है, व्हाइट लाइट के अंदर 7 लाइट्स होती हैं, ठीक है। व्हाइट लाइट जो है इज ए मिक्सचर ऑफ 7 लाइट्स, जो कि हमारे पास होता है विबगायर, GYOR, ठीक है। अब ये 7 लाइट्स कौन कौन सी हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट हमारे, सबसे कम जो है वो रेड होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज व्हाइट लाइट का कितना है? फ्रीक्वेंसी हमको बतानी है। 4 × 10 की पावर 14 to 8 × 10 की पावर 14। ये पूरी वैल्यूज है, मैं सबकी सब नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा कि जो व्हाइट लाइट होती है उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 4 × 10 की पावर 14 से लेकर 8 × 10 की पावर 14, ठीक है। याद रखनी है, डायरेक्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट है। 4 ज़रबे 10 की पावर 14 से लेकर 8 ज़रबे 10 की पावर 14। व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, और ये रेंज है फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट लाइट्स की, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4 × 10 की पावर 14 to 8 × 10 की पावर 14, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड? AgBr का जो कंप्लीट नाम है दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। इसका जो कलर कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है? क्या ब्लू होता है, ब्राउन होता है, व्हाइट होता है, येलो होता है? तो इसका जो कलर होता है सिल्वर ब्रोमाइड का दैट इज येलो, क्योंकि AgBr जो है केमिकल फार्मूला है सिल्वर ब्रोमाइड का, और सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर होता है वो येलो होता है, ठीक है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका दूसरा नाम क्या है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास 3 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्शन रिएक्शन जो है ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बोलता है कि हर एक एवरी वन रिमेन्स इन देयर प्रीवियस पोजीशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? जो चीज रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोलता है कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, मूवमेंट में है मूवमेंट करता रहेगा, जब तक न उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। कोई चीज रेस्ट में है, एक्सटर्नल फोर्स जब तक न लगेगी वो मोशन में नहीं आ सकती, और जो चीज मोशन में है जब तक ना उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो रेस्ट में नहीं आ सकती। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। लेकिन जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये क्या बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, कि मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, एक सेकंड में कितना मोमेंटम आ रहा है वो किसके बराबर होता है? तो दैट इज इक्वल टू फोर्स। वो किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर। हमें ये भी बोला जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है किस क्वांटिटी के बारे में बात करता है? तो ये बात करता है फोर्स के बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि चेंज जो है मोमेंटम में आता है एक टाइम में, एक सेकंड में, दैट इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। इसलिए है ना, हम जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, जितनी कम फोर्स लगेगी उतना मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ SO2 गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। SO2 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है? क्या ये ब्लू होता है, ग्रे होता है, कलरलेस होता है या ब्राउन होता है? दिस इज कलरलेस। ठीक है। तो SO2 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये कलरलेस होता है, इससे बहुत गंदी स्मेल निकलती है। ठीक है। If therefore if we want to recognize the presence of sulfur dioxide gas, we smell it. हम इसको स्मेल कर सकते हैं, बहुत गंदी स्मेल होती है और इसका कोई कलर भी नहीं होता है। ठीक है। What is the color of copper sulfate? CuSO4। नाम याद रखने, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज और व्हाइट। तो कलर इसका व्हाइट होता है। कॉपर सल्फेट जो है केमिकल फार्मूला है CuSO4 और इसका जो कलर है कॉपर सल्फेट का वो है व्हाइट। ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसका यूनिट है? क्या इसका चार्ज का यूनिट कोलम्ब है, एम्पियर है, फैराडे है या ओम है? ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। किसका यूनिट है ये? रेजिस्टेंस का है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर यूनिट किसका है? करंट का। तो चार्ज का यूनिट हो जाएगा कोलम्ब। ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलम्ब। हमने बाकी भी देखा कि एम्पियर जो है करंट का यूनिट है, ओम जो है रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन? बेंजीन का फार्मूला क्या है? इसमें 6 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। C6H6 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो C6H6 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन है। इसके अंदर 6 कार्बन एटम है जो अल्टरनेटिवली कनेक्टेड होते हैं डबल बॉन्ड के साथ। ठीक, इसलिए केमिकल फार्मूला बेंजीन का C6H। तो बेंजीन इस तरीके से हमारे पास बनी होती है। ठीक है। ये ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, इसी के साथ H भी होगा। तो अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड इधर होगी, इधर भी डबल बॉन्ड होगी और इधर भी डबल बॉन्ड होगी। ठीक है। तो अल्टरनेटिवली यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आएगी। दो ही डबल बॉन्ड होती है अल्टरनेटिवली। ये छोड़ के अगर हमारे पास यहाँ पे है तो फिर यहाँ नहीं आएगी, इसके साथ आएगी, फिर इधर नहीं आएगी, फिर इसके साथ आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे डालेंगे, हाँ 3, ठीक है, तो इसके साथ नहीं। तो ये हमारे पास इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होती है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी डबल बॉन्ड्स जो हैं हमारी बेंजीन में होती हैं। तो वो 3 डबल बॉन्ड्स होती हैं। 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर का भी पता होना, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस जिसका फार्मूला है P, पोटेशियम का है K। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? तो इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 15।
ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15। ये 15th ग्रुप के साथ बिलोंग करता है और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, क्योंकि जो हमारा पीरियडिक टेबल है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप जो है 18 है और पीरियड्स जो है वो कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, अब हम ग्रुप ग्रुप किसको बोलेंगे, ग्रुप्स इस तरीके से जो लाइंस होती हैं, ये वर्टिकल जो हमारे पास होते हैं, ये दीज आर द ग्रुप्स। ठीक है, और इस तरीके से जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस को पीरियड्स बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस को हम ग्रुप्स बोलेंगे। और ग्रुप्स जो हैं वो 18 होते हैं और जो पीरियड्स होते हैं पीरियडिक टेबल में वो 7 होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दिया है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी राय रखिएगा। ठीक है, now the next question is, which of the following quantity increases in a group when we move from top to bottom। ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप में जब हम टॉप से लेकर बॉटम की तरफ चलेंगे, यहां से नीचे की तरफ, तो नीचे दी गई क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्या वैलेंसी बढ़ेगी, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्या एटॉमिक साइज बढ़ेगा, या आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। हम जैसे हमारे पास यहाँ पे है, मान लो ये सेकंड ग्रुप ले रहे हैं हम, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो पोटेशियम का 19 है, तो दैट मीन्स नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना बड़ा होगा उसका साइज भी उतना ज्यादा बड़ा होगा। तो नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ना कि बाकी और कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो वैलेंसी तो बढ़ती हमारे पास है ही ऑलरेडी। वैलेंसी होती क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक साइज बढ़ता है जब हम टॉप से लेकर बॉटम की तरफ आएंगे पीरियडिक टेबल में, मतलब शेल्स बढ़ते जाएंगे और साइज भी उनका बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ठीक है, ये फोर्थ शेल है, तो जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ज्यादा शेल्स बढ़ते जाएंगे, और जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक साइज उतना बढ़ता जाएगा, और ये जो साइज होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को हम एटॉमिक साइज बोलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन रेंज ऑफ एसिड्स। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि एसिड्स और बेस का जो पीएच वैल्यू होता है, एसिड का वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होता है और बेस का जो होता है दैट इज 7 to 14। तो एसिड का पूछा है तो जाहिर सी बात है 0 से 7 तक है, और 7 से लेकर 14 तक तो है ये बेस का पीएच वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उस नॉन मेटल का नाम बताना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा गैलियम का होता है, डायमंड का होता है, सीजियम का या लेड का होता है। करेक्ट ऑप्शन इज डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन स्टिल इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर की वजह से काफी हाई होता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस हमारे पास जो है ये गैलियम मेटल है, सीजियम भी मेटल है, लेड भी मेटल है। ठीक है, गैलियम मेटल है, सीजियम भी मेटल है, लेड भी मेटल है, डायमंड नॉन मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डक्टाइल, डक्टाइल होता है कन्वर्जन इनटू वायर। तो सबसे ज्यादा हमारे पास डक्टाइल कौन होता है, दैट इज गोल्ड। ठीक है, ऐसे सिल्वर भी है लेकिन दोनों में अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो गोल्ड में होती है। गोल्ड का फार्मूला AU है, सिल्वर का फार्मूला AG है, कॉपर का फार्मूला CU है, आयरन का फार्मूला FE है। सबके आपको केमिकल फार्मूलेस पता होने चाहिए। ठीक है, गोल्ड के बाद सिल्वर आ जाएगा, उसके बाद कॉपर भी आ जाएगा, आयरन भी आ जाएगा। ये डक्टिलिटी हमारे पास इन सब में दिखती है, इन सब में डक्टिलिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा गया है कि जो बहुत ज्यादा है दैट इज गोल्ड। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम बहुत जो है बहुत ही डक्टाइल मेटल है। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की जिसको हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, वायर में। और शीट में कन्वर्ट जब होता है उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी, MEALABLE, मेलिएबल होता है शीट्स में कन्वर्ट करना मेटल्स को। और वो भी वो प्रॉपर्टी भी गोल्ड और सिल्वर के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट का एसआई यूनिट क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज एम्पियर। कोलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट।
ठीक है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है अक्रॉस ए यूनिट लेंथ वायर। एक यूनिट लेंथ वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस जो एसआई यूनिट का, दैट इज वोल्ट। ठीक है, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, कोलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर हैविंग 1 एम्पियर करंट, मतलब एक वायर है जिसका अंदर 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस में वो कितना अप्लाई हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे 1 वोल्ट। नेम द वेन्स that carry oxygenated blood from heart to other parts of the body। हमारी बॉडी में जो है हार्ट जो वो क्या करता है, ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को जो है ब्लड को कैरी करता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हार्ट का मेनली काम क्या होता है, पंप करना, ब्लड को पंप करना। ठीक है, लेकिन अब जो वेन्स, इसमें बहुत सारी वेन्स होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हार्ट से कौन सी वेन जो है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी हार्ट से दूसरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, हार्ट जो है पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो अब किडनी तो वेन है ही नहीं, तो काम कौन करेगा, आर्टरीज, क्योंकि आर्टरी हमारे वेसल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टरीज हमारे अटैच्ड होती हैं हार्ट के साथ, और इन आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ये हार्ट से उसको अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो ये क्वेश्चंस लिए हैं ना, मिक्स लिए हैं, ये फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं और बायो के भी हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिक्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, उस पार्ट बॉडी का उस पार्ट का नाम बताना है ऑन विच कोरोना वायरस अफेक्ट्स द मोस्ट। जिस पार्ट पे कोरोना वायरस सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है उस पार्ट का नाम क्या है, तो वो क्या था, लंग्स। ठीक है, लंग्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। कोरोना वायरस का सबसे इम्पैक्ट जो है ज्यादा पड़ता है, दैट इज ऑन द लंग्स, क्योंकि इससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती थी और हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत सारी इससे होती थी, लेकिन मेनली जो इफेक्ट करता था कोरोना वायरस, दैट वाज लंग्स। Name the part of the eye on which image is formed। Image is formed on the, किसके ऊपर बनती है, कॉर्निया के ऊपर बनती है, लेंस के ऊपर बनती है, ऑप्टिकल नर्व्स के ऊपर बनती है, या ब्रेन के ऊपर बनती है, तो ब्रेन तो आई का पार्ट नहीं है। The part of the eye on which the image is formed, that is cornea। Image is focused by the lens। हमारी आंख के अंदर लेंस होता है और उस लेंस का जो नाम है that is convex lens। कौन सा लेंस हमारी में अंदर है, that is convex lens which send it to the brain through optical nerves। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कॉर्निया के अंदर, ये तो गलत जवाब है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज रेटिना। ठीक है, रेटिना के ऊपर जो है इमेज बनती है, ना कि कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया तो हमारा फ्रंट पोर्शन है, इमेज जो है आई में वो रेटिना के ऊपर बनती है, ना कि कॉर्निया के ऊपर बनती है। कॉर्निया के पीछे तो हमारे पास लेंस होता है, लेंस से जो है हमारे पास लेंस जो कौन सा होता है, दैट इज कन्वेक्स लेंस हमारी आंख के अंदर होता है, और ये नेचुरल लेंस होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है दैट इज रेटिना, नॉट कॉर्निया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय डॉग बाइट्स। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, दैट इज रेबीज। ठीक है, वायरल बीमारी है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, स्कर्वी जो है caused by deficiency of vitamin C। कलर ब्लाइंडनेस caused by deficiency of vitamin A। ठीक है, तो रेबीज जो है नेम है एक डिजीज का जो कुत्ते के काटने से होती है। इस डिजीज में क्या होता है कि पर्सन अपनी एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, मतलब रेबीज बीमारी क्या है, इंसान को सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, पागल हो जाता है इंसान। विच डिजीज इज यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। एयर प्रेशर अगर आपने मेजर करना है तो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज बैरोमीटर। दैट इज बैरोमीटर। तो एमीटर एम्पियर का है, एम्पियर किसका है, तो करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे एम्पियर का इस्तेमाल। वोल्ट मीटर यूज्ड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। सेस्मोग्राफ इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है एयर प्रेशर को मेजर करना है, दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीट्रिक प्रेशर भी इसको बोलते हैं, और इसका जो मेजरिंग प्रेशर जो है वो दैट इज बार यूनिट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है दैट इज
वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? क्या वो लॉ ऑफ कांस्टेंट मोमेंटम पे काम करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करेगा, या ओम्स लॉ के ऊपर काम करेगा? तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें जो ये फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो जो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल ये फैराडे ने दिया है, फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखना, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है बेस्ड किसके ऊपर है? फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। इन तीन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो है बेस्ड है इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम। ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर? लेंस की जो पावर होती है उसका एसआई यूनिट क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बोला था, दैट इज डायोप्टर। ठीक है, तो इट इज, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ, तो P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो है वो एक डायोप्टर के बराबर होता है, और एक डायोप्टर जो है किसका यूनिट है? दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अभी मैंने पढ़ा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओम। ठीक है, कोलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अल्कोहल? हमने पढ़ा था सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, लेकिन अल्कोहल का केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है? C2H5OH। ठीक है, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलेंगे। ठीक है, इथाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो हमें पता है कि दो कार्बन है तो इथ बोलेंगे। ठीक है, तो एक कार्बन अगर हो तो उसको हम मिथ बोलते हैं, एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मिथ, METH। दो है तो बोलेंगे इथ, तीन है तो बोलेंगे प्रोप। ठीक है, चार कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूटेन, 5 है तो बोलेंगे पेंट, 6 है तो बोलेंगे हेक्स, 7 है तो बोलेंगे हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट। ठीक है, और 8 है तो बोलेंगे डेक। ठीक है, 9 है तो बोलेंगे नन। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं किस कार्बन को कितना बोलते हैं। जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मीथेन का फार्मूला क्या है? मीथेन का फार्मूला क्या है? तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और अल्कोहल का फार्मूला दैट इज C2H5। याद रखना है, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। अल्कोहलिक OH जो है ना, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, OH जो है अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, OH एक अल्कोहलिक ग्रुप है जिसको हम इथाइल के साथ ऐड करेंगे तो बन जाता है इथाइल अल्कोहल। खाली C2H5 है तो इसको हम इथाइल बोलेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर C2H6 हो जाए तो इसको हम इथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथेन। ठीक है, तो इथेन। C2H4 अगर हो तो बोलेंगे इथीन। इथीन। एन का मतलब होता है कि आपके इसमें सिंगल बॉन्ड है, इन का मतलब होता है कि इसमें आपके डबल बॉन्ड है, और अगर आइल लगा हो YL थाइल, तो उसका मतलब होता है आपके उस ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ जूस सेक्रेटेड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर? जीबी से जो जूस सेक्रेट होता है उस जूस का नाम है बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर। और जो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा HCl जो है स्टोमिक में होता है, सलाइवा जो है माउथ में होता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। ठीक है, तो बाइल जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। ये बेसिक इन नेचर है, मतलब देखो बाइल जूस अगर पूछे तो ये क्या एसिडिक है या बेसिक है? तो ये बेसिक है। ये न्यूट्रलाइज कर लेता है, ये न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। बाइल जूस का काम क्या होता है कि जब फूड एसिडिक हो जाती है, एसिडिटी होती है ना हमें, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा बाइल जूस। ठीक है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। मैग्निफिरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ठीक है, तो होमो सेपियन इंसानों का साइंटिफिक नेम है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? अब ये भी तो नहीं है और ये भी तो नहीं है, अब है अनूरा एंड फेलिस कैटस। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जो है इसका फ्रॉग का दैट इज अनूरा। ठीक है, फेलिस कैटस जो है ये कैट का है। ठीक है, तो अनूरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। ठीक है,
What is the name of farming in which the domestication of hens is involved? मतलब कि उस फार्मिंग को हम क्या बोलेंगे जहाँ पे हम हिंस को डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री है तो पोल्ट्री का बोल हो जाएगा पोल्ट्री कल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो दैट इज पोल्ट्री कल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग इज द नेम यूज्ड फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ हेन्स। और पिसी कल्चर जो है ना, पिसी कल्चर यहाँ पे बहुत सारे देखो, पिसी कल्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ फिशेज, rearing of fishes, rearing of fishes that is known as pisciculture, and apiculture is known as rearing of honey bees। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हनी बीज की रीडिंग को, हनी बीज को पालना, डोमेस्टिकेट करना, दैट इज नोन एज एपिकल्चर। और फिशेज को रेयर करना, पालना, उसको बोलेंगे पिस्सीकल्चर। तो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिस्सीकल्चर फार्मिंग ऑफ फिशेज, एपिकल्चर फार्मिंग ऑफ बीज, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था हमारे पास विल्हेम रॉन्गटन ने, विल्हेम रॉन्गटन ने किया था, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी हमने पढ़ा, जिसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड है। हर्ट्ज जो है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आल्सो पर सेकंड भी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। कब इसको डिस्कवर किया था? 1895 में था। और एक्सरे यूज किया जाता है ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने के लिए। एक्सरे उठाते हैं ना, हमारी बॉडी में कोई फ्रैक्चर आ जाता है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो वो स्कैनिंग करते हैं, हम देखते हैं हड्डी कहाँ से टूटी है, कितनी टूटी है, कहाँ को है, कैसे है। तो एक्सरे हम उस चीज के लिए यूज करते हैं, बॉडी का स्कैन करना, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया है? रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने वाले हैं हमारे पास मैडम क्यूरी है, हेनरी बेक्वेरल है, फैराडे है या हर्ट्ज है? तो ये नहीं है, इसमें है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेनरी बेक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया है, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम बताओ जिस प्रोसेस में इंसान सांस लेता है, मतलब इंसान का जो सांस लेने का प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे रिस्पायरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन होता है मतलब ह्यूमन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ब्रीथिंग। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट का जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, खाना बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। डाइजेशन होता है फूड का डाइजेस्ट करना। एक्सक्रीशन अभी हमने पढ़ा, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और यूरिया जो है जैसे हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यूरिया, ठीक है, यूरिया फर्टिलाइजर है, ठीक है, फर्टिलाइजर की कैटेगरी के अंदर आता है। तो यूरिया जो एक्सक्रीट होता है, डाइजेशन, फूड का डाइजेस्ट होना, फूड मेकिंग प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, एंड ह्यूमन जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज रिस्पायरेशन। तो इंसान जो है क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ये ह्यूमंस का अंदर प्रोसेस है ना। ह्यूमंस के अंदर जो प्रोसेस है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, दैट इज नोन एज रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ये प्लांट के अंदर प्रोसेस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ऑक्सीजन का छोड़ना, ये प्लांट के अंदर प्रोसेस है। लेकिन ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ये ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रोसेस है, और ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलेंगे रिस्पायरेशन, ठीक है। तो process by which person breathe, in this process oxygen is taken in and carbon dioxide is taken out, that is in the case of human beings, ठीक है। Name the part of the human body in which most of the digestion occurs। तो complete digestion जो हमारी बॉडी की दो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, याद रख लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है फूड की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, सब चीजें डाइजेस्ट होती हैं, कंप्लीट डाइजेशन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस पार्ट में इंसान के कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है, दैट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उस मेटल का नाम बताओ जिसको हम आसानी के साथ नाइफ के साथ काट सकते हैं। तो वो हमारे पास है Np, ठीक है। सोडियम भी है, Nk है, P नहीं है, पोटेशियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सोडियम है, आपके पास सोडियम है वो भी सॉफ्ट मेटल में आता है, पोटेशियम है ये भी सॉफ्ट मेटल में आता है, याद रखना है, ठीक है। मरकरी जो है हमारे पास ओनली मेटल है जो कि लिक्विड है। और मोस्टली हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन मरकरी जो है तो मेटल, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। मेटल जो है ये लिक्विड
फॉर्म में। सोडियम और पोटेशियम जो है ये हमारे पास हार्ड मेटल नहीं है, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। एक्सेप्शन है, याद रख लेना, ठीक है। सोडियम इज द मेटल दैट इज इजिली कट बाय द सिंपल नाइफ। सोडियम अल्कली मेटल है, दैट इज बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप। सोडियम कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? सोडियम ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के। उस फैब्रिक का नाम बताओ जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। जैकेट्स यूज करते हैं वो लोग बुलेट प्रूफ के लिए, गोली उससे अंदर नहीं जाती है। उसमें कौन सा फैब्रिक यूज किया जाता है? क्या वो आयरन होता है, क्या वो एल्युमिनियम होता है, क्या वो स्टील होता है, या क्या वो केवलार होता है? तो वो हमारे पास केवलर is used in making bulletproof jackets. Kevlar is a resistor of heat. It is strong fabric, so it is used in bulletproof jacket. ठीक है, एक हमारे पास फैब्रिक है, ठीक है। What is the SI unit of force? SI unit of force is न्यूटन, बार और जोल। तो यूनिट जो है फोर्स का दैट इज न्यूटन, ठीक है। SI मास का यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, याद रखना। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। ये बहुत सारे एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास का यूनिट है किलोग्राम, फोर्स का यूनिट कितना हो जाएगा फिर? फोर्स का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का यूनिट भी पता होना चाहिए। मास का यूनिट है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट है पर मीटर स्क्वायर, दोनों को मिला के किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा फोर्स का यूनिट, ठीक है। और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जो है 1 न्यूटन के बराबर होता है। इसलिए जो एसआई यूनिट है ना फोर्स का, वो न्यूटन है। अगर एग्जाम में आपको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर देखने को मिले, ठीक है, तो ये भी इसका यूनिट है, बट दिस इज नॉट द एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट नहीं है। अगर सिंपली एसआई यूनिट का बारे में पूछा जाए तो न्यूटन है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन से इसके फोर्स के यूनिट्स हैं, तो ये भी है और ये भी है। ऑप्शन में बोथ हो तो आप दोनों को देख सकते हो, लेकिन पहले क्वेश्चन में देखना है कि एसआई यूनिट पूछा है या सिंपली यूनिट्स पूछे हैं, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम अभी हमने पढ़ा, दैट इज मैग्नीफेरा इंडिका। रेना टाइग्रीना ये हमने पढ़ा, दिस इज टाइगर का है। होमो सैपियंस इंसान का है, फेलिस कैक्टस ये बिल्ली का है, ठीक है। हमारे इकोसिस्टम के जो मेन प्रोड्यूसर है वो कौन है? तो दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स प्रोड्यूसर का काम करेंगे, ठीक है। प्लांट्स जो है सन एनर्जी का यूज करते हैं फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हमारे इकोसिस्टम के हैं वो प्लांट्स ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऑलमोस्ट 100 के करीब हमने MCQ जो है आज की वीडियो के अंदर किए हैं, जो कि कॉम्बिनेशन था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक